वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। बात करने वाले हैं प्रीलिम्स फैक्ट 25 फरवरी का। ये पीडीएफ है दृष्टि आईएएस की, जो डेली बेसिस पे जारी होती है। ठीक है, ये आप वीडियो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और साथ साथ यूपी पीसीएस का जिसका भी एग्जाम है, आरओ या मेन यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट का, उसके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल क्या दिया गया है? पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह निकल रही है, ठीक है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई एफिशिएंसी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेज भी। और इन सब से क्या प्रभावित हो रहा है? इन सबसे प्रभावित हो रहा है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन परत जो है इससे प्रभावित हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लेशियर वगैरह जो पिघल रहे हैं, इन सब चीज़ों से नुकसान होने वाला है। इसी बेसिस पे बात करने वाले हैं कि जो अनुकूलन ऊर्जा का उत्पादन है ये कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में आया है भारत को ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि कोयला आधारित विद्युत उत्पादन से काफी अधिक वायु प्रदूषण होता है तथा फसलों, मनुष्यों और पशुओं को भी नुकसान होता है। ठीक है, किसको किसको? फसलों मतलब किसको किसको क्या? इसमें जीव, जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीवन वाली चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और छोड़ती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, उन सब चीजों को नुकसान होने वाला है। पर्यावरण, फसल हो या वृक्ष हो या पशु पक्षी हो, सभी को नुकसान होने वाला है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे जो कोयला खदान है, ठीक है, कोयला जैसे मान लीजिए कोयला कोई जलता है और वो आधे पर से बुझ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये और ज़्यादा नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, इन सब के लिए जो कोयला वगैरह है, इन सब पे रोक की बात चल रही है। ठीक है, वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है इन सब चीज़ों से। तो आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या है। अब स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है, जिससे न्यूनतम प्रदूषण के साथ विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बात कर लिए, मान लीजिए जल स्रोत से, ठीक है, जो जल स्रोत है डैम वगैरह बना के, एक तरीका इससे होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान नहीं होता, मगर एक ही जगह ज़्यादा जल को स्टोर करने से भूकंप हो या इस सब चीज़ों की समस्या बनती है। ठीक है, अगर स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो एक तरीके जल स्रोत होता है। दूसरा क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा, इसके भी हर चीज़ के अपने अपने नुकसान हैं। सौर ऊर्जा भी एक तरीके के जो है वो अच्छी मिशन है, लेकिन सौर ऊर्जा ज़्यादातर अच्छे मतलब जो खेती वाले प्लांट हैं, खेती वाली ज़मीन है, वहाँ पे लगाने से सौर प्लांट, तो वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है कृषि की वो घट जाएगी। हर चीज़ के अपने नुकसान और फायदे होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नोट में। तो कोयला संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन के कारण भारत के कुछ भागों में गेहूं तथा चावल की पैदावार में 10% से अधिक की कमी कर चुकी है। ठीक है, जो भारत की मुख्य खाद्य फसलें हैं गेहूं चावल, इन सब में 10% की कमी आई है। ठीक है, किसके द्वारा? कोयला से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन गैस के द्वारा। ठीक है, ओजोन जो निकलती है, ओजोन मतलब O3, इसके नुकसान के कारण गेहूं और चावल की पैदावार में 10% से अधिक कमी आई है पैदावार में। इससे बेहतर फसलों, सिंचाई और मशीनीकरण के बावजूद कृषि वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब अनुकूल तरीके क्या हो सकते हैं? ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल तरीके क्या हो सकते हैं उत्पादन के लिए? ऑस्मोटिक ऊर्जा के बारे में बात करें। ऑस्मोटिक एक तरीके का प्रेशर और लवणता से रिलेटेड होता है। प्रेशर और जो साल्टिनिटी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। ऑस्मोटिक में बात करें तो इसके तहत मीठे जल एवं समुद्री जल, ठीक है, मीठा जल मतलब नदी और समुद्र के बीच ऑस्मोटिक दबाव के अंतर का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, भारत में 7500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा है। ठीक है, अगर भारत की मैपिंग आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से तो ये लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 7500 किलोमीटर तक की तटरेखा है। ठीक है, भारत में, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है और इस तकनीकी से संबंधित क्षेत्र में प्रभावी रूप से विद्युत का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, मतलब नदियों के जल को स्टोर करके प्रेशर बना के सब चीज़ों से उत्पादन होता है। ऑस्मोटिक की बात करें तो लवणता प्रवणता ऊर्जा होती है। इसका आशय क्या है? ऑस्मोटिक दबाव के माध्यम से मीठे जल मतलब नदी और समुद्र जल के बीच लवणता सांद्रता के अंतर का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करना होता है। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जल को उष्मित करने, मतलब जल को पहले भाप बनाते हैं, वाष्प बनाने और विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से टरबाइन का चक्रण करने हेतु परमाणु का विखंडन जो है उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता की बात करें तो वर्ष 2024 में कितनी थी? 8,180 मेगावाट रही। ठीक है। वहीं 2031-32 में इसका लगभग 3 गुना वृद्धि के साथ 22,480 मेगावाट होने की संभावना है। मतलब ये बढ़ने की संभावना है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। बात करने वाले हैं बायोमास ऊर्जा पे। ठीक है। विद्युत उत्पादन के लिए जैविक पदार्थों जैसे लकड़ी, फसल अपशिष्ट, शैवाल, इन सबका दहन किया जाता है अथवा जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे डीजल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, ये सारी चीजें जैव में आती हैं। ठीक है। भारत प्रतिवर्ष 400 से 500 मिलियन टन बायोमास का उत्पादन करता है। बायोमास में गोबर गैस वगैरह भी आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोबर गैस, सीएनजी जो आपका है, इनसे सब ये सारी चीजें बायोमास में ही आती है, जिसका देश की प्राथमिक ऊर्जा में 32% का योगदान है। अगर बायोमास को संक्षेप में समझे तो ये सिर्फ जैव या अजैव रासायनिक से होती है। ठीक है, जैसे सड़े गले या मृत पदार्थ होते हैं, उन सारी चीजों से ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात करें तो यह सेल विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब तक के लिए सबसे जो हाई एफिशिएंसी है वो हाइड्रोजन का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ही है। ठीक है, इससे बहुत कम हाइड्रोजन लगता है और बहुत ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों और बैकअप विद्युत प्रणालियों में किया जाता है तथा ये उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं। मतलब जलवाष्प के द्वारा अगर जो जलवाष्प उत्सर्जित हो रहा है तो इससे जो कार्बन प्रदूषण है, ठीक है, ये बहुत कम होता है। ठीक। अपशिष्ट से ऊर्जा कैसे निकलती है? विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जो होते हैं और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को विद्युत या उष्मा या ईंधन में परिवर्तित करता है। ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो भस्मीकरण में क्या है? अपशिष्ट का उच्च तापमान, मतलब जो भी ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, इन सभी को उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर पर दहन करने के बाद जो भाप बनती है उससे टरबाइन चलता है, फिर उस जो विद्युत उत्पन्न होती है। गैसीकरण में अपशिष्ट को सिंथेटिक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसे इन सब चीजों को गैसों में मिश्रित करते हैं, जो ईंधन के लिए कच्चा माल का काम करता है। ठीक है। अब ऊर्जा उत्पादन के लिए दो तीन तरीके और हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और जल विद्युत है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग लगभग जानते ही होंगे। पवन ऊर्जा क्या है? पवन चक्कियाँ वाले काम करते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा सौर पैनल है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट इसमें है, चीन प्रथम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। ठीक है, मतलब भारत के पहले अभी तक कौन है? चीन और यूएसए। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश है। ये आपके लिए यूपीएससी और जो आरओ आरओ के एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस के लिए, उसकी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऊर्जा के जो अब तक के सबसे अच्छे सोर्सेस हैं क्या? जल विद्युत। ठीक है, इसमें नदी के एक हिस्से को बांध बनाकर पानी रोक दिया जाता है तथा फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी छोड़ा जाता है। ठीक है। भारत जो है वो शीर्ष बांध बनाकर लगभग 50 गीगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, जल विद्युत का 50 गीगावाट का उत्पादन करता है। और ये जो ऊर्जा उत्पादन है ये क्या है? स्वच्छ है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा है, इसमें कार्बन का एफिशिएंसी बहुत न के बराबर होता है। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। ये आपके यूपीएससी में इस बार 4 स्टार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, व्हाइट राइनो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आने वाले एग्जाम होंगे इस साल तो नहीं पूछेगा यूपीएससी व्हाइट राइनो के बारे में, लेकिन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा। लेकिन व्हाइट राइनो के बारे में आपके आरओ में क्वेश्चन डिस्कस किया ही जाएगा। व्हाइट राइनो क्या है और ये चर्चा में क्या हुआ है? उत्तरी सफेद गैंडा जो है ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में केवल 2 मादाएं जीवित हैं। हालांकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आईवीएफ जो है तकनीकी प्रगति के कारण इनकी उप प्रजातियों को बचाया जा सकता है। ठीक है, जो इनकी सब प्रजातियां हैं इन सबको बचाया जा सकता है, जिसके तहत प्रत्यारोपण होते 36 भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं। आईवीएफ क्या है? एक प्रजनन तकनीकी है जिसमें शरीर के बाहर एक को निषेचित कर भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।
अब सफ़ेद गैंडा की बात करें तो इसके परिचय की बात करते हैं। आइए देखते हैं। परिचय में देखते हैं, व्हाइट राइनो हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी है। ठीक है, हाथी के बाद ये दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। राइनो मतलब गैंडा। ठीक है, अपने चौड़े ऊपरी होंठ के कारण इन्हें कभी कभी चौकोर होंठ वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि ये सफेद नहीं होते। उप प्रजातियों की बात करें, ठीक है, आयुषीयन स्थिति में देखें तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो को गंभीर रूप से संकटग्रस्त में डाला गया है। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सिर्फ 2 मादाएं ही जीवित बची हैं। ठीक है, और जो दक्षिणी व्हाइट राइनो है इसको निकटतम संकटग्रस्त में डाला गया है। प्राकृतिक आवास के बारे में देखते हैं, तो प्राकृतिक आवास में क्या है, साउदर्न दक्षिणी व्हाइट राइनो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या। मतलब अगर आपको एक लाइन में कहें तो सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, एक लाइन में कहें तो अफ्रीका महाद्वीप। और नॉर्दर्न व्हाइट राइनो केवल केन्या में ही जीवित बचा है। ठीक है, और जो खतरे की बात है, जो खतरा है, खतरा क्या है, अवैध शिकार होता है, आवास की क्षति होती है, निम्न आनुवांशिक विविधता होती है जो जरूरी है हर किसी के जीवन के लिए। ठीक है, अवैध शिकार से लगभग सभी परेशान। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।